हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पास एकेडमी में। तो दोस्तों आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं हिंदी का पहला क्लास, ठीक है? और चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले दोस्तों आप लोगों से बताना चाहूँगा, आप लोगों के मन में सवाल भी आएगा कि इस क्लास से हम लोग का हिंदी कहाँ तक कवर होने वाला है, ठीक है? इससे हम लोग कौन-कौन सा एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो यहाँ ऊपर आप लोग ये थंबनेल में देख सकते हैं कि यूपी बीएड एंट्रेंस 2021 के लिए भी हिंदी है, ठीक है? कहने का मतलब ये है कि यूपी बीएड का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है 2021 में, उसमें जो हिंदी आती है, पूरा का पूरा कवर होगा यहाँ से। और जो यूपी ट्रिपल एससी ने पेट लागू किया है, उसका सिलेबस भी आ गया है, आप सभी लोगों को पता भी होगा। नहीं पता है तो आप लोग यूपी ट्रिपल एससी के ऑफ़िशियल वेबसाइट पर जाकर वहाँ से सिलेबस डाउनलोड करके देख लीजिए। तो उसमें हिंदी है, वो भी आपका कवर होने वाला है। और यदि लेखपाल में भी हिंदी आता है। और कहने का मतलब ये है कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यदि हिंदी सिलेबस में है तो पूरा का पूरा हिंदी यहाँ से कवर होने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा पहला क्लास है और इसमें हम लोग आज सीखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं हिंदी भाषा का इतिहास, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको भी लिखा गया है, अर्थात जो एग्ज़ाम में आए हैं वो भी लिखा गया है। और जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं, फ्यूचर में जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, आने वाले हैं मैं कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन जो आ सकते हैं एग्ज़ाम में, उस तथ्य को भी महत्वपूर्ण करके यहाँ पर रखा गया। और मैं आप लोगों से बताते चलूँगा कि ये आपका एग्ज़ाम में आया था और ये आपका एग्ज़ाम में आ सकता है, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं, अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। और आप लोगों से मैं ये भी बताना चाहूँगा कि यदि आप लोग मेरे साथ पूरा बने रहें शुरू से अंत तक, तो आप लोगों को हँसते-हँसते पूरी हिंदी याद हो जाएगी और आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किताब से, ठीक है? और यदि आप लोग 1 से 2 बार देख लेते हैं तब तो समझ लीजिए कि आपको हिंदी पूरा से पूरा एकदम कवर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हिंदी भाषा का इतिहास। इसमें आपका बताया गया है कि हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। शायद आप लोगों को पता भी था या नहीं पता था, तो अब से आप लोग जान लीजिए, ठीक है? हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं, फिर भी आप लोग की जानकारी के लिए आप लोग से बता दे रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद आपका आता है अगला, ये आपका महत्वपूर्ण है। आकृति या रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक, और यहाँ पर एक छूट गया है, उसको भी आप लोग जान जाइए कि आकृति या रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक या विश्लिष्ट है, ठीक है? ये आपका एग्ज़ाम में पूछा गया था और आगे भी पूछा जा सकता है कि आकृति या रूप के आधार पर हिंदी क्या है, तो वियोगात्मक या विश्लिष्ट, ठीक है? जो आपको मिलेगा ऑप्शन में वही आप लोग टिक कर देंगे। आगे आपका आता है तीसरा है, भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा, ठीक है? ये भी आपका महत्वपूर्ण है, ये भी आपका एग्ज़ाम में पूछा गया था। मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि मैं आप लोगों से बताते हुए सब चलूँगा साथ में, ताकि आप लोगों का कुछ ना छूटे, ठीक है? तो ये आपका एग्ज़ाम में पूछ भी सकता है, भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है, ठीक है? और जहाँ पर यदि ये मुझे लगेगा कि यहाँ पर आप लोगों को ट्रिक बताने की आवश्यकता है, मैं आप लोगों को ट्रिक भी बताते हुए चलूँगा साथ में, ताकि आप लोग को याद होने के बाद फिर भूले ना, ठीक है? आगे आपका आता है, भारत में 4 भाषा परिवार हैं। एक आपका है भारोपीय, दूसरा द्रविड़, तीसरा ऑस्ट्रिक व चीनी तिब्बती, ठीक है? इस तरह से हम लोग कह सकते हैं भारत में 4 भाषा परिवार मिलते हैं। पहला आपका भारोपीय है, दूसरा द्रविड़ है, तीसरा ऑस्ट्रिक है और चौथा चीनी तिब्बती है, ठीक है? और पूरा कवर करने के बाद एक बार हम लोग फिर अंत में देखेंगे कि याद हुआ कि नहीं हुआ, मतलब शॉर्ट में देखेंगे दौड़ा के, ठीक है? तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, अभी हम लोग पूरा देखेंगे। उसके बाद अगला आपका आता है, भारत में बोले जाने वाले प्रतिशत के आधार पर भारोपीय सबसे बड़ा भाषा परिवार। यहाँ से मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा, ये भी आपका महत्वपूर्ण है। ये आप एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। देखिए भारोपीय भारोपी भारोपी से आपका निकल रहा है भार, और भार जो होता है हमेशा भारी होता है, अर्थात बड़ा होता है, ठीक है? तो यदि यहाँ से आप लोग इस तरह से याद करेंगे, याद कर सकते हैं भारत में बोले जाने वाले प्रतिशत के आधार पर। तो आपको यहाँ पर ऊपर 4 देखने को मिलो हैं, ऊपर 4 प्रकार के भाषा परिवार देखने को मिला है। आपका पहला भारोपी, दूसरा द्रविड़, तीसरा ऑस्ट्रिक और चौथा आपका चीनी तिब्बती। इसमें से आपका यहाँ पर बताया गया कि भारत में बोले जाने वाले प्रतिशत के आधार पर भारोपी सबसे बड़ा भाषा परिवार है, ठीक है? आपको याद कैसे रखना है, मैं आप लोगों से बता चुका हूँ कि भारोपी से आपका भार निकल रहा है, और भार जो होता है हमेशा क्या होता है, भारी होता है, ठीक है? तो यहाँ से भारी से आप बड़ा निकाल लेंगे, ठीक है? आगे आपका आता है, इस तरह से मैं आप लोगों से बताया कि मैं ट्रिक भी बताते हुए चलूँगा, ठीक है? ये भी आपका पूछ सकता है, लेकिन अभी पूछा नहीं है। और ये आपका पूछ सकता है, बस वैसे जानते रहिए कि भाषा परिवार आपका यहाँ पर दिया है एक तरफ दिया है भारत में बोलने वाले लोगों का प्रतिशत, ठीक है? आपका एक तरफ भाषा परिवार दिया है, दूसरी तरफ दिया है भारत में बोलने वाले लोगों का प्रतिशत। पहला आपका है भारोपीय, तो भारोपीय सबसे बड़ा है तो सबसे ज़्यादा लोग बोलते होंगे, ठीक है? तो भारोपीय को कितने प्रतिशत लोग बोलते हैं, तो 73% लोग लगभग बोलते हैं। और दूसरा आपका द्रविड़, देखिए द से द्रविड़ हो गया, और दूसरा और द से आपका दूसरा हो गया, ठीक है? तो दूसरा सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली
भाषा परिवार कौन सी है, तो आपका द्रविड़ है। कितना परसेंट लोग बोलते हैं, तो लगभग 25% लोग बोलते हैं। उसके बाद तीसरा चौथा आपका उतना महत्वपूर्ण नहीं, फिर भी आप लोग जान जाइए, आस्ट्रिक है। आस्ट्रिक आपका 1.3% है और आपका चीनी तिब्बती है 0.7%। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। यदि आप लोगों को याद नहीं हो, एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं दौड़ा के यहाँ पर, ठीक है, ताकि हम लोग को याद हो जाए। यहाँ पर हम लोग का पढ़ने का उद्देश्य ये नहीं है बस आप लोग वीडियो देख लिए खत्म हो गया। यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए जो क्लास लेकर आया हूँ, इसमें आप लोगों को याद भी करवाऊंगा साथ में। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हिंदी भाषा का इतिहास। हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है, हम लोग इसे पढ़ चुके हैं। आगे आपका है आकृति या रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक या विश्लिष्ट है। आगे आप हम लोग पढ़ चुके हैं, आपका है भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। आगे आपका है भारत में 4 भाषा परिवार हैं, एक आपका भारोपीय है, दूसरा द्रविड़ है, तीसरा आस्ट्रिक है, चौथा चीनी व तिब्बती है। उसके बाद आपका आता है भारत में बोले जाने वाले प्रतिशत के आधार पर सबसे बड़ा, अभी हम बताएं भारत से बड़ा ऐसे निकालना आपको, भारोपीय सबसे बड़ा भाषा परिवार है। आगे हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं, भाषा परिवार के आधार पर भारोपीय 73% लोग बोलते हैं, द्रविड़ 25% लोग बोलते हैं और आस्ट्रिक आपका 1.3% लोग बोलते हैं और चौथा आपका चीनी तिब्बती 0.7% लोग बोलते हैं। आगे आपका आता है भारतीय आर्य भाषा को 3 कालों में विभक्त किया जाता है। ठीक है, यहाँ से आपका शुरू होता है हिंदी का इतिहास। ठीक है, भारतीय आर्य भाषा को 3 कालों में विभक्त किया जाता है। पहला आपका आता है, यहाँ पर 2 भागों में बाँटा गया है। एक आपका आता है नाम, और नाम के साथ आपका समय सीमा भी दे दिया गया है, ठीक है, और उसका उदाहरण भी है। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा इसको, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय आर्य भाषा को 3 कालों में विभक्त किया जाता है। पहला आपका है, एक बार आपको दौड़ा के दिखा देता हूँ। पहला आपका है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, दूसरा आपका है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और तीसरा आपका यहाँ पर मिलेगा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। पहला हम लोग पढ़ते हैं प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। तो आर्य के लोगों के बारे में आप लोग पढ़े ही होंगे, इतिहास में थोड़ा बहुत जानकारी होगा, नहीं होगा तो आप लोग पढ़ लीजिए क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये आपका हिस्ट्री से भी महत्वपूर्ण है और हिंदी में भी थोड़ा हिस्ट्री से रिलेट कर देता है। कहाँ से रिलेट कर देता है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। पहला आपका प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, इसका समय सीमा है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व। ठीक है, तो आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो वैदिक सभ्यता, यदि आप लोग हिस्ट्री उठाकर पढ़ेंगे इतिहास में, तो वहाँ पर आप लोगों को मिलेगा कि जो वैदिक सभ्यता में आर्य लोग थे, उनकी मुख्य भाषा क्या थी? संस्कृत थी। क्या थी? संस्कृत थी। ठीक है दोस्तों, तो संस्कृत से ही हमारे हिंदी की उत्पत्ति होती है। कैसे कैसे होती है, तो अभी हम लोग उसको आसानी से और सरलता से हम लोग उसको याद करने वाले हैं। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, इसका समय सीमा क्या था? 1500 से लगभग 1500 से 500 ईसा पूर्व। ठीक है, इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर उदाहरण के अंतर्गत दिया गया है वैदिक संस्कृति और लौकिक संस्कृत। ठीक है, उसके बाद दूसरा आपका आता है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। इसका समय सीमा क्या है आपका? 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, सॉरी 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी। ठीक है, इसमें जो उदाहरण में दिया गया है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। ठीक है, इसको अभी हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे और आसानी से समझेंगे। बस आप लोग यहाँ पर इतना जानते रहिए। ठीक है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की समय सीमा क्या है? ठीक है, मैं एक शब्द को, एक वाक्य को कई बार बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ? आप लोग को इसलिए बोल रहा हूँ कि कई बार बोलने पर चीज़ें याद हो जाती हैं, आसानी से याद हो जाती हैं। ठीक है, तो आप लोग उतना समझ जाइएगा क्यों मैं एक वाक्य को कई बार दोहराता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपका आता है यहाँ पर आधुनिक आर्य भाषा। इसकी जो समय सीमा है कि कितनी है? 1000 ईस्वी से अब तक। ठीक है, इसमें जो उदाहरण में आपको आएंगी, हिंदीतर के अंतर्गत आपकी आ जाएंगी सिंधी, पंजाबी, बंगला, असमिया, उड़िया। ठीक है, ये सब आपकी आ जाएंगी। तो एक बार फिर से आप लोग को या मतलब दिखाना चाहूँगा या कह सकता हूँ कि पढ़ाना चाहूँगा दौड़ा के, ताकि आप लोग को याद हो जाए। तो ये जो आपका दिया है, भारतीय आर्य भाषा को 3 कालों में विभक्त किया जाता है। यहाँ पर नाम और समय सीमा के साथ आपका है, उसके बाद आपका उदाहरण है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत कौन-कौन सी भाषाएँ बोली जाती थी? आपका वैदिक संस्कृत हो गया, उसके बाद लौकिक संस्कृत हो गया, वैदिक या लौकिक संस्कृत। ठीक है, अभी वैदिक और लौकिक को हम लोग और विस्तार पूर्वक पढ़ने वाले हैं। उसके बाद दूसरा आपका आ गया मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। इसको भी हम लोग अभी विस्तार से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आप लोग साथ में बने रहिए, अभी देखिए कैसे-कैसे याद हो जाता है। उसके बाद आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में 1000 ईस्वी से लेकर अब तक जो भाषाएँ बोली जाती हैं, इसमें हिंदी, हिंदीतर, सिंधी, पंजाबी, बंगला, असमिया, उड़िया आदि आती हैं। तो हम लोग पहले को पढ़ने वाले हैं, ठीक है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को यहाँ पर आप देख सकते हैं वैदिक संस्कृत। ठीक है, वैदिक संस्कृत कहा जाता है या इसको छांदस भी कहा जाता है। छांदस, यहाँ डा नहीं, दा रहना चाहिए, छांदस कहा जाता है। और इसकी जो समय सीमा है 1500 से यहाँ पर 1000 ईसा पूर्व है। ठीक है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, इसको वैदिक संस्कृत कहा जाता है, अर्थात जो वैदिक सभ्यता से अभी मैं आप लोगों से बताया। ठीक है,
वैदिक सभ्यता के लोग थे अर्थात आर्य लोग थे, उनकी मुख्य भाषा क्या थी? संस्कृत थी। तो यही आप लोग इसी में पढ़ने वाले हो, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत, ठीक है। तो इसकी जो समय सीमा क्या थी? 1500 से 1000 ईसा पूर्व। उसके बाद आपका आता है लौकिक संस्कृत, अर्थात संस्कृत को ही 2 भागों में बाँटा गया, ठीक है। उसके बाद लौकिक संस्कृत, जो लौकिक संस्कृत है इसको क्या कहा जाता था? संस्कृत व भाषा कहा जाता था, ठीक है। इसकी जो समय सीमा है 1000 से 500 ईसा पूर्व है, ठीक है, ये आपका था। उसके बाद आपका दूसरा आता है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा जो आपका आता है, यहाँ पर भारतीय नहीं लिखा गया, उतना आप लोग समझ जाइएगा, मध्यकालीन आर्य भाषा लिख दिया गया है, तो टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा आपका है, तो इसमें आपका दिया गया है प्रथम, इसको भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। प्रथम प्राकृत काल, ये आल लिख दिया गया है, कितना मिस्टेक हुआ है टाइपिंग में। प्रथम प्राकृतिक काल है। उसके बाद आपका आता है द्वितीय प्राकृत काल। उसके बाद आपका तीसरा, और ये प्राकृतिक नहीं है, ये आप लोग यहाँ पर कई बार मिस्टेक हुआ है, प्राकृत काल है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है तीसरा तृतीय प्राकृत काल, उतना आप लोग समझ जाइएगा। मैं आप लोग को कह रहा हूँ ना, आप लोग टाइपिंग पर मत जाइए, जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ उसको समझिए, मेरी बातों को ध्यान से समझिए, ठीक है। जहाँ पर मिस्टेक होगा टाइपिंग में उतना हो जाता है, मैं आप लोग को बताते चलूँगा। उसके बाद प्रथम प्राकृत काल के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पर पाली, ठीक है। पाली पढ़ने वाले हैं। इसकी जो समय सीमा है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी। इसमें जो महत्वपूर्ण आपका आता है, भारत की प्रथम देश भाषा किसको कहा जाता है? पाली को ही कहा जाता है। और इसमें एक महत्वपूर्ण तथ्य है, भगवान बुद्ध के सारे उपदेश पाली में ही है, ठीक है। एक बार फिर आप लोगों से बताना चाहूँगा, प्रथम प्राकृत काल, प्रथम प्राकृत काल के अंतर्गत कौन सी भाषा आती है? पाली आती है, ठीक है। इसकी समय सीमा 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी है। और इसका जो मुख्य तथ्य है, भारत की प्रथम देश भाषा पाली को कहा जाता है और भगवान बुद्ध के सारे उपदेश पाली में ही है। आगे आपका आता है द्वितीय प्राकृत काल। द्वितीय प्राकृत काल के अंतर्गत आपका आता है प्राकृत, ठीक है। पाली आया, उसके बाद आप पहले संस्कृत आया, यहाँ पर हम लोग पढ़े, ठीक है। यहाँ से आप लोग ध्यान में रखिएगा, पहले संस्कृत हम लोग पढ़े, ठीक है। संस्कृत को 2 भागों में पढ़े हम लोग, वैदिक संस्कृत, उसके बाद लौकिक संस्कृत, ठीक है। इस तरह से अभी आप लोग देखिए हिंदी कैसे निकलता है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े? पाली पढ़े, फिर आप हम लोग क्या पढ़े? प्राकृत पढ़े। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं तृतीय प्राकृत काल अर्थात अपभ्रंश, ठीक है। तो इसकी जो समय सीमा है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। किसकी समय सीमा? आपका अपभ्रंश काल की समय सीमा, ठीक है। उसके बाद आप हम लोग पढ़ने वाले हैं आधुनिक भारतीय आर्य भाषा अर्थात हिंदी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं प्राचीन हिंदी। इसमें हम लोग पढ़ने वाले पहला प्राचीन हिंदी। प्राचीन हिंदी की जो समय सीमा है हमारा क्या है? 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी माना जाता है, ठीक है। और दूसरा हमारा मध्यकालीन हिंदी। मध्यकालीन हिंदी की जो समय सीमा मानी जाती है क्या है? 1400 ईस्वी से 1850 ईस्वी। और आधुनिक हिंदी की जो समय सीमा मानी जाती है 1850 ईस्वी से अब तक, ठीक है। एक बार फिर आप लोगों से बताना चाहूँगा। सॉरी दोस्तों। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो क्या कहते हैं प्रवाह होता है रुक जाता है जब कोई बाधा आता है। तो चलिए देखते हैं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया, प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी, आधुनिक हिंदी, ठीक है। इसका जो समय सीमा यहाँ सामने दिया गया है, नोट करके यहाँ पर कुछ लिखा गया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण लिखा गया है, तो उसको देखते हैं हम लोग। हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। संस्कृत पाली प्राकृत भाषा से होती हुई अपभ्रंश तक पहुँचती है। बहुत ही ध्यान से समझना, हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। संस्कृत पाली प्राकृत भाषा से होती हुई अपभ्रंश तक पहुँचती है। यदि ये नहीं समझ में आता कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अभी मैं इसको बहुत ही शॉर्ट में समझा दूंगा। हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। संस्कृत पाली प्राकृत भाषा से होती हुई अपभ्रंश तक पहुँचती है, फिर अपभ्रंश अवहट्ट से गुजरती हुई प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी का रूप ले लेती है, ठीक है। तो इसको एक बार हम लोग फिर से यहाँ से देखना चाहेंगे। हिंदी की आदि जननी संस्कृत है, ठीक है। संस्कृत पाली प्राकृत भाषा से होती हुई अपभ्रंश तक पहुँचती है, फिर अपभ्रंश अवहट्ट से गुजरती हुई प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी का रूप ले लेती है। यदि वैसे तो समझ में आ गया होगा, लेकिन यदि नहीं समझ में आया तो आप लोग की दवा लेकर आया हूँ। कहाँ लेकर आया हूँ? पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। एक मुख्य तथ्य यहाँ पर दिया गया है, सामान्यतः हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ अपभ्रंश से माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखना, कभी मत भूलना, ठीक है। तो आप लोग का दवा यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ, हिंदी का विकास क्रम। तो हिंदी का विकास क्रम किस तरह से हम लोग पढ़े हैं? पहले हमारा आया संस्कृत, ठीक है। संस्कृत को हम कहाँ पढ़े हैं? तो वैदिक आर्य भाषा यहाँ पर हम लोग पढ़े हैं। सॉरी, संस्कृत को हम लोग पढ़े हैं प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत, ठीक है। उसको दो भागों में डिवाइड करके पढ़े हैं।
पहला आपका था वैदिक संस्कृत, उसके बाद दूसरा लौकिक संस्कृत था, उसके बाद हम लोग पाली पढ़े हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग प्राकृत पढ़े हैं, उसके बाद हम लोग अपभ्रंश पढ़े हैं, उसके बाद अवहट्ट पढ़े हैं। वैसे सामान्यतः अपभ्रंश से ही प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी का विकास माना जाता है। अवहट्ट को यहाँ पर मतलब कहने का मतलब इसी अपभ्रंश को ही अवहट्ट मान लिया जाता है, और इसीलिए अवहट्ट को यहाँ बीच से विलुप्त कर दिया गया है। कभी-कभी क्या होता है, इसी अपभ्रंश को ही अवहट्ट मान लिया जाता है और अवहट्ट को ही अपभ्रंश, क्योंकि इसका जो समय सीमा है, जब आप लोग समय सीमा देखेंगे तो इसका जो अवहट्ट का समय सीमा है इसी अपभ्रंश के अंतर्गत आता है। जो अवहट्ट ही अपभ्रंश का थोड़ा विकसित रूप है, ठीक है, ये अलग से नहीं है। तो आपको यदि अपभ्रंश और अवहट्ट दोनों आपको मिलेगा ऑप्शन में, तो आप लोग अपभ्रंश लगाएंगे, अर्थात अपभ्रंश से हिंदी भाषा का विकास हुआ है। लेकिन यदि आपको अवहट्ट और अपभ्रंश दोनों मिलता है, हाँ इसको तो हम बता चुके हैं। और यदि आपको अवहट्ट मिलता है, ठीक है, यदि आपको अवहट्ट मिलता है केवल तो अवहट्ट लगाएंगे, लेकिन यदि दोनों मिलता है अपभ्रंश और अवहट्ट दोनों, तो आप लोग अपभ्रंश लगाएंगे, ठीक है। ये था आपका, एक बार हम लोग, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। यदि एक बार हम लोग इसको दौड़ा कर देख लेते हैं ताकि याद हो जाए, और जिसको नहीं याद हुआ ध्यान से देखना। तो हम लोग कहाँ से पढ़ रहे थे, हम लोग यहाँ से पढ़ रहे थे, ठीक है दोस्तों। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा पूरा देख लेते हैं हम लोग एक बार, ठीक है, 2 मिनट के अंदर। हिंदी भाषा का इतिहास हम लोगों ने आज इस क्लास में पढ़ा, हिंदी भाषा का इतिहास। तो इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। आकृति या रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक या विश्लिष्ट है। भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारोपी परिवार की भाषा है। भारत में 4 भाषा परिवार हैं। एक पहला आपका भारोपीय, दूसरा द्रविड़, तीसरा आष्ट्रिक व चीनी तिब्बती मिलते हैं। उसके बाद आपका है मुख्य तत्व, भारत में बोले जाने वाले प्रतिशत के आधार पर भारोपी सबसे बड़ा भाषा परिवार है, ठीक है। उसके बाद आगे आपका आता है भाषा परिवार, और आपका भारत में बोलने वाले लोगों का प्रतिशत, भारोपी 73% लोग बोलते हैं, द्रविड़ 25% लोग बोलते हैं, आष्ट्रिक आपका 1.3% लोग बोलते हैं, और चीनी तिब्बती 0.7% लोग बोलते हैं। उसके बाद आपका अगला आता है भारतीय आर्य भाषा को 3 कालों में विभक्त किया जाता है, ठीक है। तो कौन 3 काल है हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर आपको दिया है नाम और समय सीमा के साथ। उसके बाद आपका उदाहरण दिया है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, इसका समय सीमा 1500 से 500 ईसा पूर्व। इसके अंतर्गत आपका आता है वैदिक और लौकिक संस्कृत। उसके बाद दूसरा आपका है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, इसका समय सीमा है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी, और इसके अंतर्गत आपका आता है पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। उसके बाद आपका आता है तीसरा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, इसका जो समय सीमा है 1000 ईस्वी से अब तक। इसके अंतर्गत आपका आता है हिंदी, हिंदी इतर, सिंधी, पंजाबी, बांग्ला, असमिया, उड़िया आदि, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को हम लोगों ने बहुत ही आसान तरीके से पढ़ा। इसके अंतर्गत वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत आती है। वैदिक संस्कृत को छांदस भी कहा जाता है, और लौकिक संस्कृत को आपका संस्कृत या वह भाषा भी कहा जाता है, केवल भाषा भी कहा जाता है, केवल संस्कृत भी कहा जाता है। इसका जो समय सीमा है 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और लौकिक संस्कृत का जो समय सीमा है 1000 से 500 ईसा पूर्व, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। प्रथम प्राकृत काल आपका पाली है, इसका जो समय सीमा है 500 ईसा पूर्व। देखिए इसका जो समय सीमा है यहाँ पर ऊपर लौकिक संस्कृत में 500 ईसा पूर्व से समाप्त हो रहा है, तो यहाँ से आप लोग बस रिलेट कर रहा हूँ ताकि याद हो जाए। और उसके बाद यहाँ पर 500 ईसा पूर्व से शुरू हो रहा है, ठीक है। 500 ईसा पूर्व से प्रथम ईस्वी है, ठीक है, 1 ईस्वी। उसके बाद इसमें जो मुख्य तत्व है, भारत की प्रथम देश भाषा पाली को कहा जाता है। भगवान बुद्ध के सारे उपदेश पाली में ही है। उसके बाद आगे आपका आता है दूसरा है द्वितीय प्राकृत काल, अर्थात इसमें जो है प्राकृत आता है। इसकी जो समय सीमा 1 ईस्वी से 500 ईस्वी है, और इसमें जो मुख्य तत्व भगवान महावीर के सारे उपदेश प्राकृत में ही है। तीसरा आपका आता है तृतीय प्राकृत काल, अर्थात इसको अपभ्रंश बोलते हैं, ठीक है। इसकी जो समय सीमा है 500 से 1000 ईस्वी। उसके बाद आगे आपका आता है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, जिसको हम लोग हिंदी कहते हैं। इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया। पहला आपका प्राचीन हिंदी 1100 से 1400 ईस्वी, दूसरा मध्यकालीन हिंदी 1400 से 1850 ईस्वी, तीसरा आधुनिक हिंदी 1850 ईस्वी से अब तक। उसके बाद आपका नोट करके यहाँ पर कुछ दिया गया, उसको देख लेते हैं। हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। संस्कृत पाली प्राकृत भाषा से होती हुई अपभ्रंश तक पहुँचती है, फिर अपभ्रंश अवहट्ट से गुजरती हुई प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी का रूप ले लेती है। आगे हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं, सामान्यतः हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ अपभ्रंश से ही माना जाता है। उसके बाद हम लोगों ने हिंदी का विकास क्रम देखा। पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, संस्कृत पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, पाली पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, प्राकृत पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, अपभ्रंश पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, अवहट्ट पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने प्राचीन हिंदी या प्रारंभिक हिंदी पढ़ा। इसको एक बार दो बार और कह देता हूँ ताकि आप लोग को याद हो जाए। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, प्राचीन हिंदी। ये जो आपका ऑप्शन में ऐसे दे देगा और क्रम उल्टा सीधा कर देगा, अर्थात पाली को बाद में कर देगा, प्राकृत को पहले कर देगा, अपभ्रंश को पहले कर देगा, प्राकृत को बाद में कर देगा। इस तरह करके आपका ऑप्शन में पूछता है कौन सा विकास क्रम सही है, ठीक है। इसको आप लोग एकदम से बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखना।
तो दोस्तों ये आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है, ठीक है। आप लोगों से कुछ बताना चाहूँगा, यदि आप लोग को क्लास पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और उनसे बताएँ, ठीक है। वो लोग भी पढ़ें, ठीक है, उनका भी सिलेक्शन हो, आपका भी सिलेक्शन हो। और आप लोगों से बताना चाहूँगा, यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल नोटिफ़िकेशन अर्थात 3 नोटि जब आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन पर क्लिक करेंगे, 3 तरह का नोटिफ़िकेशन आपको मिलेगा, तो ऑल नोटिफ़िकेशन जो रहेगा उसी पर आप लोग क्लिक कर देंगे, जिससे कोई भी क्लास जो रहेगा तुरंत जैसे ही मैं अपलोड करूँगा तुरंत आप लोगों के पास नोटिफ़िकेशन पहुँच जाएगा, ठीक है। और आप लोगों को सूचना मिल जाएगी। आप लोगों के पास जिस तरह से टाइम रहेगा आप लोग टाइम निकाल के इसको देख लेंगे, लेकिन देखेंगे ज़रूर, ठीक है। क्यों देखेंगे? क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत ही हितकारी रहेगा, लाभदायक रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए चलता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि वीडियो कैसा लगा, पसंद आया कि नहीं, क्लास आपको कैसा लगा ज़रूर बताएँ। और यदि कोई कमी हो तो उसको भी बताएँ, ताकि मैं उसको शुद्ध करके और अच्छे से आप लोगों के सामने पेश कर सकूँ। ठीक है दोस्तों, आप अपना-अपना राय सभी लोग जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग अपना-अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और लाइक तो बनता है, लाइक भी करें और कमेंट करके भी बताएँ और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद।